क्या आप भी हिंदी साहित्य में आदर्शवादी साहित्य को पढ़ के ऊब चुके हैं? तो राग दरबारी आपको पढ़नी चाहिए। मैंने भी राग दरबारी को काफ़ी देर से ही पढ़ा। पता तो मुझे इसके बारे में काफ़ी समय से था, लेकिन पढ़ने का समय नहीं आया था शायद, और अच्छा रहा मैंने अब पढ़ लिया, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें जो विचार इसमें बताए गए हैं, उनसे मैं अब ज़्यादा रिलेट कर पाई। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का एक कालजयी उपन्यास है। इसे 1968 में लिखा गया और प्रकाशित किया गया था, लेकिन अभी तक ये प्रासंगिक बना हुआ है, जो कि थोड़ी दुःख की बात भी है और सुख की बात भी। दुःख की बात क्या है वो अंत में बताएँगे। अ, तो राग दरबारी, जैसा कि इसका शीर्षक है, यह जो राजा के दरबार में राग बजाया जाता है, उसका शीर्षक उससे है, लेकिन इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है कि जैसी सत्ता, जैसा शासन होता है, धीरे-धीरे उसके अधीनस्थ लोग भी वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं, जो कि हम आज भी देखते हैं, चाहे फिर वो राजनीति हो या फिर प्रशासनिक तंत्र। और ये एक बहुत ही हास्यपूर्ण व्यंग्य साहित्य है। तो उस हिसाब से ये बहुत-बहुत एंटरटेनिंग भी रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा इसे पढ़ना, क्योंकि कभी-कभी आदर्शवादी साहित्य उबाऊ हो जाता है कुछ समय बाद। तो ये राग दरबारी उपन्यास शिवपालगंज नामक के गाँव की पृष्ठभूमि में रचा बसा है। शिवपालगंज में हमारा एक पाठक के रूप में आगमन रंगनाथ के साथ ही होता है, जो कि वैद्य जी का रिश्तेदार है, वैद्य जी उसके मामा हैं। रंगनाथ आम आदमी का प्रतीक है, और रंगनाथ एक बहुत ही आदर्शवादी युवा विद्यार्थी है। वह एक रिसर्च स्कॉलर है, और शहरी माहौल से उसका मन उचट गया है, इसीलिए वो गाँव में जाना चाहता है, ताकि वो अपना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार सके, और शारीरिक स्वास्थ्य भी, क्योंकि गाँव की हवा अच्छी होती है। तो वह शिवपालगंज पहुँचता है, और फिर जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे-जैसे वो देखता है कि उसके मामा जी यानी कि वैद्य जी गाँव की राजनीति में बहुत ज़्यादा जोड़-तोड़ करते हैं। वह वैसे पेशे से तो अपने आप को वैद्य जी बताते हैं, बट असल में वह गाँव की हर शासन व्यवस्था, सत्ता पे अपना कब्ज़ा रखते हैं, चाहे फिर वो शिक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि स्कूल में सिर्फ़ शिवपालगंज में सिर्फ़ एक ही कॉलेज है, और वो कॉलेज वैद्य जी की ही ज़मीन पे बना हुआ है, जो कि बनाया सरकारी पैसे से ही गया है, लेकिन कोट अनकोट वैद्य जी ही उसके मालिक हैं। इसीलिए कॉलेज में भी वहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है, वहाँ का जो टीचर हैं, अध्यापक हैं या फिर प्रिंसिपल ही है, वो सब एक तरह से वैद्य जी के हाथ की कठपुतलियाँ हैं। जैसा वैद्य जी कहें, सब वैसा ही करते हैं, और कोई वैद्य जी को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी तरह से वैद्य जी के 2 पुत्र भी हैं, रूपन बाबू और बद्री पहलवान। ये भी दोनों ही रूप से सत्ता से भी और शारीरिक बल से भी गाँव में अपना दबदबा बना के रखते हैं। रूपन बाबू तो कॉलेज में ही पढ़ते हैं और कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उनका अपना ही कॉलेज है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें बहुत सारे अलग-अलग पात्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैद्य जी के घर पे एक नौकर जैसा ही पात्र है, शनिचर उसका नाम दिया गया है। लेकिन उसे भी जब गाँव में पंचायत और का चुनाव आता है, तो प्रधान के रूप में उसको खड़ा कर दिया जाता है, कि ताकि बाहरी रूप से शनिचर प्रधान बने, लेकिन सारे फैसले ऑब्वियसली वैद्य जी लेंगे। इसी तरह से और भी इसमें अलग-अलग पात्र हैं। प्रिंसिपल हैं खुद, खन्ना मास्टर हैं, जिनमें आपस में झगड़ा लगा रहता है, और गयादीन हैं। तो अलग-अलग पात्रों के ज़रिए समाज के अलग-अलग, आप बोलें कि व्यक्तियों, उनकी प्रकृति, उनके व्यवहार, उनके मानसिकता की झलक मिलती है, और वो बहुत ज़्यादा हमारे समाज का ही, अभी के समाज का भी हिस्सा लगता है। मतलब बहुत समय हो गया है इस उपन्यास को, लेकिन अभी भी वो बहुत प्रासंगिक हैं कैरेक्टर्स इसके। एक समय पे ऐसे भी बातें आती हैं, जैसे कि कॉलेज में चुनाव, कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव होना है, वो काफ़ी समय से लंबित है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के कारण कि सरकारी निधि जुटाई जा सके, वो कराया जाता है, लेकिन वो भी तमंचे की चोट पे कराया जाता है। तो एक तरह से श्रीलाल शुक्ल जी ने इसमें हमारे समाज, राजनीति और हमारी मानसिकता भी, उसको बेबाकी से उसका पूरा का पूरा यथार्थ चित्रण किया है। और इनफैक्ट किसानों को लेकर भी, जैसे प्रेमचंद के साहित्य में हमें बहुत ही एक दारुण चित्रण देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें किसानों की भी शातिर देखने को मिलती है, कैसे एक किसान दूसरे किसान का ज़मीन हड़प लेता है, और हर किसी के मन में लालच रहता है, और ये सब चीज़ें। तो एक तरह से जो हमारे मन में एक आदर्शवादी चित्रण गाँव का होता है, कि गाँव के लोग तो भोले-भाले होते हैं और सब कुछ है। यह ये दिखाता है कि गाँव हो या शहर, जैसा देश में शासन व्यवस्था होती है, जैसे राजनीतिक माहौल होता है, उसका असर दूर-दराज के इलाकों पर भी, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में पड़ ही जाता है। तो जैसे ऊपर बैठे लोगों की मानसिकता होगी, धीरे-धीरे वो निचले स्तर तक भी प्रभावित करती जाती है, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार हो, चाहे धोखाधड़ी हो, चाहे झूठ बोलना हो, या और अलग-अलग विकृतियाँ। तो एक तरह से बहुत ही हास्यास्पद तरीके से, लेकिन बहुत मार्मिकता के साथ श्रीलाल शुक्ल जी ने इसमें ये सब लिखा है, और पढ़ने में बहुत मज़ा आया।
लेकिन उसी के साथ-साथ ऐसे कई मौके मिले जब अंदर ही अंदर कुछ कचोटता था, सोचने को मजबूर करता था कि ये सब तो आज भी होता है और यही दुःख का कारण है कि इतने समय बाद भी समाज को साहित्य आईना तो दिखा रहा है लेकिन आईने की तस्वीर नहीं बदल रही। तो यही है मेरा रिव्यू, आप इसे ज़रूर पढ़ें। मेरी तो ये ऑल टाइम फ़ेवरेट बन चुकी है और मैं इसे बार-बार पढ़ना चाहूँगी। धन्यवाद।